मैं आपके आजाद देश का पहला सेनापति सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूं। मैं वही हूं जिसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। लेकिन सबको लगता है गांधी और मेरे बीच में काफी मतभेद थे, फिर भी मैंने उनको राष्ट्रपिता क्यों कहा। आज मैं अपने देशवासियों के साथ वो सब बातें खोलने वाला हूं जो आपने जानने की बहुत कोशिशें की लेकिन जान नहीं पाए। मैं अपने आखिरी समय में उत्तर प्रदेश में रहने वाले गुमनामी बाबा की सच्चाई भी बताऊंगा। इसके साथ में ताशखेत में लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ मेरे जैसे दिखने वाले आदमी की सच्चाई भी बताऊंगा। मैं कांग्रेस में अपने वर्चस्व को भी बयां करूंगा। मैं अपने और गांधी जी के रिश्तों के बारे में भी बताऊंगा। मैं कांग्रेस में था या मैं इस लाइन को ऐसे भी लिखूं तो कम नहीं कि मुझ में कांग्रेस थी। जो परिवारवाद का जहर आप मेरी कांग्रेस में देख रहे हैं, उसका बीज मेरे ही दौर में बोया गया था, जिसका अंकुरित दाना उस समय जमीन से बाहर अपनी बेल निकाल रहा था। और आज जो आप देख रहे हैं वो उस बेल के बीजों से बनी छोटी छोटी बेलें हैं जो आज भी मेरी उस पार्टी को जकड़ के रखे हुए हैं। और आज मेरी पार्टी किस तरह सड़कों पर अपना मजाक बना रही है वो आप आए दिन ये किसी न किसी माध्यम से देख ही रहे होंगे। मेरी आत्मा को बहुत ठेस पहुंचती है जब कोई उस पार्टी को हिंदू विरोधी पार्टी बताता है जिसका मैं कभी अंग था। मैं वो भी बताऊंगा कि किस प्रधानमंत्री ने मेरे मरने की खबर या अफवाह के बाद भी मेरे घर की निगरानी करवाई। मैं इतना कुछ बताने वाला हूं मेरे देशवासियों कि मुझे सुनकर आप अपनी किताबी इतिहास बदलने की ओर अग्रसर होंगे। ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आज तक जो इतिहास पढ़ाया गया क्या वो वाकई में सच्चा था। मेरी असलियत जानकर आपके खून का एक एक कतरा उबाल मारने लग जाएगा। मैं आजाद हिंद फौज का वो सिपाही हूं जिसे पूरे देश ने सहयोग दिया। सिर्फ सहयोग ही नहीं, देश के युवाओं ने उस नारे का पालन किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरे एक सेनापति के आह्वान पर देश के युवाओं ने खून तो दिया, लेकिन आजादी के बाद उन युवाओं का नाम इतिहास से मिटा दिया। मेरा जन्म बंगाल में हुआ और मैं बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज था। मैंने 1913 में मैट्रिक्स पास की और पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिसकी वजह से मुझे कोलकाता के बहुत ही नामी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वहां मेरे एक प्रोफेसर थे जिनका भारतीय विद्यार्थियों को लेकर नजरिया कुछ अच्छा नहीं था। उनसे एक बार कुछ विद्यार्थियों के साथ हाथापाई हुई जिसमें मैं भी शामिल था। उसके चलते मुझे उस कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन कॉलेज का यह निर्णय भारतीय विद्यार्थियों को रास नहीं आया और उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। उसके प्रशासन को अपना निर्णय बदलना पड़ा और मुझे वापस उस कॉलेज में तो नहीं लेकिन दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिया गया, जहां से मैंने मेरी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 1920 में मैं इंग्लैंड गया, उस समय के सबसे कठिन एग्जाम की तैयारी करने के लिए, जिसे इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था, जो आज के IAS के बराबर है। उस परीक्षा में मैंने ओवरऑल 4th रैंक हासिल की। उस समय महात्मा गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर उभर रहे थे। उन्होंने सत्याग्रह के सहारे पूरे देश को इकट्ठा करने का आंदोलन चला रखा था। मेरे को नौकरी के प्रोबेशन पूरा करने के लिए 2 साल के लिए इंग्लैंड ही रहना था, लेकिन मैं बड़े असमंजस में था। मन करता था कि आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाऊं और एक तरफ नौकरी थी। महज 23 साल की उम्र में मेरा जीवन और करियर दोनों सेट था। मैंने मेरे बड़े भाई को काफी पत्र लिखे कि मैं भारत आकर आजादी की लड़ाई में शामिल होना चाहता हूं, और मैं 23 अप्रैल 1921 में अपनी नौकरी छोड़कर भारत आ गया। मैं भारत आते ही गांधी जी से मिला और गांधी जी ने मुझे बंगाल में चित्रांगद दास का सहयोग देने को कहा। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक फॉरवर्ड अखबार के एडिटर के रूप में करी। दिसंबर 1921 में ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि मैं प्रिंस वेल्स की इंडिया विजिट का विरोध कर रहा था। 26 साल की उम्र में ही मैं यंग इंडिया कांग्रेस यूथ का अध्यक्ष बना। अगले साल 1924 में चित्रांगद दास पहले मेयर बन जाते हैं कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, और मैं उनका CEO बनता हूं। इस दौरान भी मैं ब्रिटिश के खिलाफ आजादी जारी रखे हुए था।
तो मुझे लेकर अंग्रेज काफी सजग हो जाते हैं, जिसके चलते मुझे 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है और मुझे म्यांमार भेज दिया जाता है। 1927 तक 2 साल मेरे जेल में निकलते हैं और उसी समय मुझे टीबी हो जाता है। टीबी उस समय की सबसे खतरनाक जानलेवा बीमारी थी, लेकिन अच्छी किस्मत और आप सभी देशवासियों की प्रार्थना के चलते मैं टीबी से जंग जीत जाता हूं और ठीक हो जाता हूं। 1927 में जब मैं वापस बंगाल आता हूं, तब तक मेरे मेंटर चित्तरंजन दास का देहांत हो जाता है, जिसके चलते मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल चुन लिया जाता है। 1930 के आसपास मैंने यूरोप में काफी समय गुजारा और अपनी किताब लिखी, द स्ट्रगल ऑफ इंडियन। यह किताब भारतीयों के स्ट्रगल को दिखाती है। 1938 में मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता हूं। मैंने उसी समय बोल दिया था कि अंग्रेजों को सीधा भारत छोड़ने के लिए कह दिया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ यहां क्रांति छेड़ दी जाएगी। दूसरी तरफ महात्मा गांधी के विचारों वाले जो लोग थे, वो भी आजादी तो चाहते थे, लेकिन असल में वो आजादी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अहिंसावादी तरीके से आजादी मिल जाए। उसी के चलते कांग्रेस 2 भागों में बंट गई, जो लेफ्ट विंग और राइट विंग के नाम से जानी जाती है, जिसमें राइट विंग में थे राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, और वहीं लेफ्ट विंग में थे मैं और मेरे साथ राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू। मैं वामपंथी विचारधारा का था और दोनों विंग के बीच गांधी की सोच मध्यस्थ थी। कांग्रेस पार्टी यहां 2 गुटों में बंट गई। 1939 में गांधी जी नहीं चाहते थे कि मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनूं। उस समय राम गोपालाचारी ने अपने भाषण में भी कहा कि कांग्रेस में 2 नाव चल रही है, जिसमें एक में बॉस सवार है, लेकिन हमें दूसरी नाव पर ही भरोसा करना चाहिए, जो कि काफी समय से चली आ रही है, और वो है गांधी जी की नाव। वहीं काफी लोग मेरी तरफ भी थे। उसमें प्रमुख थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गांधी जी के अच्छे मित्र थे। उन्होंने गांधी जी को चिट्ठी भी लिखी और कहा कि बोस को ही कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनने दिया जाए। जब इलेक्शन के परिणाम आए तो गांधी जी के कैंडिडेट पत्ताबी सीतारमैया को मेरे हाथों हार मिली और मुझे फिर से कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। लेकिन यह चीज गांधी जी को पसंद नहीं आई। मेरे प्रेसिडेंट बनने के बाद जीबी पंत ने मेरे से कहा कि अब कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य जो कि प्रेसिडेंट चुनता था, वो गांधी जी की मर्जी से चुने जाए। यह एक असंवैधानिक चीज हो रही थी, क्योंकि प्रेसिडेंट मैं था, लेकिन मुझे कहा जा रहा था कि गांधी जी की मर्जी के अकॉर्डिंग तुम अपनी वर्किंग कमेटी बनाओ। इसी बीच मेरे और वल्लभ भाई पटेल के बीच एक कोर्ट केस भी चल रहा था, जिस वजह से उनके और मेरे बीच दूरियां काफी बढ़ गई और लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच भी अब बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ गई थी। उसके चलते ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस कहीं 2 भागों में नहीं बट जाए, और ऐसा कोई नहीं चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आजादी की लड़ाई रुक जाएगी। इसके चलते कुछ लोग जो मेरे सपोर्ट में थे, वो भी अब गांधी जी को सपोर्ट करने लग गए, और उसमें प्रमुख थे जवाहरलाल नेहरू, जो कहने को तो मेरे साथ थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। उसके चलते मेरी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने एक साथ अपना इस्तीफा दे दिया, जिसको लेके नेहरू जी ने गांधी जी को चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। आप ऐसे बॉस को उनकी कुर्सी से नहीं हटा सकते। लेकिन उस चिट्ठी का गांधी जी पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि नेहरू भी अब मेरे सपोर्ट में रहे नहीं थे। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था और मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया, क्योंकि मेरी कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य मेरे साथ काम नहीं करना चाह रहा था, और मैंने खुद से ही अपना इस्तीफा और कांग्रेस के अब नए प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो नई कार्यकारिणी कमेटी थी वो काफी वफादार थी गांधी जी की, और उन्होंने एक नया नियम निकाल दिया कि कोई भी अपनी मर्जी से सत्याग्रह नहीं शुरू कर सकता। उसके लिए कार्यकारिणी की सहमति लेना अनिवार्य है, जिसका मैंने काफी विरोध किया, और मेरे विरोध के चलते मुझे बंगाल के प्रेसिडेंट पद से भी हटा दिया गया, और कोई भी कांग्रेस की सीट लेने से 3 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया। कार्यकारिणी के इस फैसले का मैंने स्वागत किया, जो कि गांधी जी का ही निर्णय था,
क्योंकि मैंने जो विरोध किया उसका हर्जाना मुझे भुगतना ही था, लेकिन मुझे इसका रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। उसी कारण मैंने 22 जून 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। मेरे और गांधी जी के बीच में इतने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान था। जब 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, तब मैंने जर्मनी में बैठे अपने रेडियो आजाद हिंद के जरिए सराहना की और मैंने उनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी दूरियां होने के बावजूद मैंने सराहना क्यों की। उसका कारण यह था कि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ूं। हम दोनों का मकसद एक ही था और वो था आजादी। इसी कारण से मैंने उनकी सराहना की। अगर गांधी जी को अपने तरीके से आजादी मिल जाती है तो ये सही है, और अगर नहीं मिलती है तो यहां से मैं मेरी लड़ाई जारी रखूंगा। और इसी सम्मान के चलते मैंने मेरी आजाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड का नाम गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद रखा। मेरे को कांग्रेस से निकालने के बाद भी मैंने मेरी ब्रिगेड का नाम गांधी जी के नाम पर रखा। यहां से आप मेरा गांधी जी के प्रति सम्मान का अंदाज लगा सकते हैं। मैंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के समर्थन करने के कांग्रेस के फैसले का विरोध किया। मैंने प्रश्न किया कि जिन्होंने हमको सालों से गुलाम बना रखा है, उनका समर्थन हम कैसे कर सकते हैं। जिनके खिलाफ हम अपने आजादी की जंग एक जन आंदोलन शुरू करने के उद्देश्य से मैंने भारतीयों को अपनी संपूर्ण भागीदारी के लिए बुलाया। मेरी पुकार, मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और उस वजह से अंग्रेजों ने तुरंत मुझे कैद कर लिया। जेल में मैंने भूख आत्मसमर्पण की घोषणा की। जब मेरी तबीयत खराब हुई तो अधिकारियों ने लोगों के हिंसक प्रतिक्रियाओं के डर से मुझे रिहा कर दिया, लेकिन नजर बंद कर दिया। जनवरी 1941 में मैंने एक सुनियोजित पलायन किया और पेशावर से होते हुए बर्लिन, जर्मनी पहुंचा। जर्मनी में मैंने अपने प्रयासों में अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया और मैंने जापान के प्रति भी निष्ठा प्राप्त की। मैंने पूर्व की ओर एक क्रांतिकारी यात्रा की और जापान पहुंचा, जहां उन्होंने सिंगापुर और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों से भर्ती हुए 40,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की कमान संभाली। मैंने अपनी सेना को आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA का नाम दिया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से पकड़ने के लिए नेतृत्व किया, जिसके बाद इसे स्वराज द्वीप के रूप में फिर से शुरू किया गया। आजाद हिंद फौज ने कब्जा किए गए क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया। आजाद हिंद फौज ने बर्मा लीडर से भारत की ओर अपना रुख किया और 18 मार्च 1944 को भारत की धरती पर कदम रखा। दुर्भाग्य से विश्व युद्ध का ज्वार चल गया और जापानी और जर्मन सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिस वजह से आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। आजाद हिंद फौज एक ऐसी सेना थी जो किसी भी देश की सेना से लड़ने को सक्षम थी। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक मेरी मौत 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हुई। कहा जाता है कि जिस विमान से मैं मंचूरिया जा रहा था वो रास्ते में लापता हो गया। मेरे विमान के लापता होने से ही कई सवाल खड़े हो गए कि क्या विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? क्या सुभाष चंद्र बोस की मौत एक हादसा थी या हत्या? उसी साल 23 अगस्त को जापान की एक संस्था ने एक खबर जारी की, जिसमें कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। किसी देश की संस्था से ऐसा बयान आने पर इस हादसे को सच माना जा सकता था, लेकिन कुछ ही दिन बाद जापान सरकार ने पुष्टि की कि ताइवान में उस दिन कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। इस बयान से संशय और बढ़ गया कि जब कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं तो नेताजी गए कहां। मेरी मौत इसलिए भी रहस्य बनी हुई है क्योंकि आरोप लगा कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने मेरे परिवार की जासूसी कराई। अप्रैल 2015 में इस मुद्दे पर IB की 2 फाइलें सार्वजनिक हुई, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। इन फाइलों के मुताबिक आजाद भारत में करीब 2 दशक तक IB ने नेताजी के परिवार की जासूसी की। कई लेखकों का मानना है कि नेहरू को भी मेरी मौत पर शक था।
इसलिए वो मेरे परिवार के पत्र की भी जांच करवाते थे, ताकि अगर मैं परिवार से संपर्क करूं तो पता चल सके। लेकिन मेरे परिवार की जासूसी करवाने के पीछे तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री का क्या उद्देश्य हो सकता है, मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताएं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारों से मैंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंकी। मेरे जोशीले नारे ने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। ये कुछ ऐसे नारे हैं जो आज भी राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर हमें याद दिलाता रहता है कि हम एक है। नेताजी के जीवन पर कुंड्रम सुभाष बोस लाइफ आफ्टर डेथ किताब लिखने वाले अनुज धर का दावा था कि यूपी के फैजाबाद में कई साल तक गुमनामी के जीवन में बंधे रहे बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। उनके मुताबिक तत्कालीन सरकार के अलावा नेताजी का परिवार भी जानता था कि गुमनामी बाबा से उनका क्या कनेक्शन है, लेकिन वे कभी इसका खुलासा नहीं करना चाहते थे। जनता की मांग और हंगामे के बाद 2016 में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुमनामी बाबा की जांच रिपोर्ट के लिए जस्टिस विष्णु सहाय आयोग का गठन किया। 3 साल बाद जस्टिस विष्णु सहाय आयोग ने अपनी रिपोर्ट यूपी विधानसभा में पेश की। इस रिपोर्ट को बाद की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सार्वजनिक करते हुए लिखा, आयोग द्वारा गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी की पहचान नहीं की जा सकी। गुमनामी बाबा के बारे में आयोग ने कुछ अनुमान लगाए हैं। इस अनुमान में ये तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक बंगाली थे और हिंदी के साथ ही अंग्रेजी के जानकार भी थे। उन्हें युद्ध, राजनीति और सामयिक विषयों की गहन जानकारी थी। वे सुभाष चंद्र जैसे ही हाव भाव के स्वर में बोलते थे। अयोध्या में 10 वर्षों तक गुमनामी बाबा पर्दे के पीछे रहे और लोग उन्हें सुनकर सम्मोहित हो जाते थे। गुमनामी बाबा संगीत, सिगार और भोजन के प्रेमी थे। उनके ज्यादातर समय पूजा और ध्यान में ही व्यतीत होता था। लेकिन जिस समय ये बात प्रसारित होनी शुरू हुई कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने तत्काल अपना मकान बदल लिया। भारत में शासन की स्थिति से गुमनामी बाबा का मोह भंग हो चुका था। उनकी मृत्यु के समय मात्र 13 लोग ही उपस्थित थे। फैजाबाद शहर के सिविल लाइंस में बने राम भवन में गुमनामी बाबा ने आखिरी सांसें ली। गुमनामी बाबा की मौत के बारे में भी 42 दिनों के बाद पता चला। अब यहां एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर मैं ही गुमनामी बाबा था तो मेरे ही देश में मुझे ऐसे गुमनाम बनकर क्यों रहना पड़ा? क्योंकि मेरे ऊपर युद्ध अपराधी का कलंक लगा हुआ था। क्योंकि मैंने उन अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा जिन्होंने मेरी मातृभूमि को बंधक बनाकर रखा, और मेरे करीबी लगातार सरकार से ये गुजारिश करते रहे कि मेरे ऊपर लगे इस आरोप को हटा दिया जाए। लेकिन तत्कालीन मेरी ही पार्टी की सरकार ने मेरे ऊपर यह आरोप नहीं हटाया। क्या मेरे देश की सरकार द्वारा मेरे एक क्रांतिकारी होने का यह उपहार दिया गया? इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरे जीवित होने की एक और खबर सामने आई जब उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे। उस वक्त की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें शास्त्री जी के पास खड़े एक आदमी को बताया गया कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं। इस पर शोध कर रहे एक ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ने फेस मैपिंग के जरिए बताया कि इसकी शक्ल नेताजी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन उसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। दोस्तों, नेताजी की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है और तत्कालीन कांग्रेस पर भी कई सवाल खड़े करती है, जो कांग्रेस संविधान का राग अलापती रहती है। क्या उसने कभी नियमों की पालना करी? क्या नेताजी को प्रेसिडेंट पद से हटाना नियमों के अधीन था? आज एक परिवार कांग्रेस को अपनी जागीरी समझता है। क्या वाकई में ये उसके हकदार हैं? और आज दिन तक कांग्रेस के बड़े नेताओं में नेताजी परिवार का कोई सदस्य क्यों नहीं है? उस इंसान के परिवार का एक भी सदस्य नहीं है जो कभी इस पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था। क्या नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया? क्या वो निर्वाचित संवैधानिक था? ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।